सो पार्ट थर्ड का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पर हेन के डैड हेनवू को बता रहे थे कि जो भी उनके परिवार को दुख पहुँचाने की कोशिश करता है या फिर उनके खिलाफ चाहता है वो उसका जीना हराम कर देते हैं, यानी कि वो उसको बर्बाद कर देते हैं। ये बात सुनने के बाद हेनवू तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अपने आप को इमेजिन करने लगता है कि उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि वो तो उनकी बेटी को डिवोर्स देने वाला था, यानी कि उसको सबसे बड़ा दुख देने वाला था। जिसके बाद डरने के बाद तो उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाता है और अपना चेकअप करवाता है। वो अपने डॉक्टर को बताता है कि मानो मेरी भूख तो गायब ही हो गई है और जब भी मेरे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं मुझे सफोकेशन सा फील होता है। फिर डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। फिर डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुमने जो सेंटेंस कंपटीशन टेस्ट में अपने बारे में जो लिखा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम डिवोर्स लेना चाहते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। जिसके बाद हिनवू अपने बारे में सारी चीज़ें बताता है डॉक्टर को। वो बताता है कि मेरी शादी एक बहुत ही रिच फैमिली में हुई है और मैं अपने इन लॉज के ही घर में रहता हूँ, जहाँ पर मेरी बीवी, उसका एक भाई और उसकी भाभी और मेरे सास ससुर और उनके पेरेंट्स हैं और साथ में उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है। यहाँ तक कि जेल से निकली हुई एक बोंगजा आंटी है जो मेरे ससुर की बहन लगती है। होता इसके बाद डॉक्टर उसको बताता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हो। फिर हिनवू कहता है, हाँ मैं वाकई में काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली रात को खाने के समय एक साथ इकट्ठा होते हैं और 9 बजे तक खाना खा लेते हैं। उसके बाद पूरे दिन की बातें करते हैं। यहाँ तक कि हर एक फेस्टिवल, चाहे वो बर्थडे हो, क्रिसमस हो, एनिवर्सरी हो या फिर डेथ एनिवर्सरी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सब एक साथ ही मिलकर मनाते हैं। हमें हर साल में 15 मेमोरियल में शामिल होना ही पड़ता है, जहाँ पर मेरे जैसे हर एक दामाद आते हैं और उसको मैनेज करते हैं। यहाँ तक कि उन सब के लिए खाना भी बनाते हैं। सुबह से लेकर के रात तक पूरा दिन काम ही करते रहते हैं। पता नहीं ये कैसी फैमिली है। कुल मिलाकर बात यह है कि मेरा कोई खुद का पर्सनल टाइम ही नहीं है। मैं उनके लिए ही हर वक्त बिजी रहता हूँ और मेरा हर दिन का यही रूटीन है। फिर डॉक्टर हिनवू से उसके जॉब के बारे में बात करते हैं। तो फिर हिनवू बताता है कि मेरे पास अच्छी जॉब तो है, जहाँ पर मेरी बॉस कोई और नहीं, मेरी वाइफ है और मेरी वाइफ के बॉस हैं उनके डैड और उनके भी बॉस हैं मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ। मेरा तो पूरा हाथ पैर काम करना बंद कर देता है जब मुझे उन तीनों में से किसी का भी कॉल आता है। मैं तो सोचते सोचते पागल हो जाता हूँ कि पता नहीं अब ये मुझे कौन सा काम दे रहे हैं। फिर डॉक्टर बताता है, बस इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल हो चुका है, तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस वाले माहौल से दूर क्यों नहीं चले जाते। फिर डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुम ये भी तो कर सकते हो कि अपने इन लॉज के घर से दूर रह सकते हो अपनी वाइफ के साथ। जिस पर हिनवू बताता है कि मैं जितना अपने इन लॉज से नफरत करता हूँ उससे कई ज़्यादा गुना अपनी वाइफ से करता हूँ। इसके बाद तो डॉक्टर इसकी वजह पूछते हैं तो हिनवू बताता है कि मेरी वाइफ को मेरी कोई भी फिक्र नहीं है, वो मेरे बारे में सोचती नहीं है, वो जब देखो मुझ पर हुक्म चलाती रहती है। यहाँ तक कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब उसकी फैमिली के मेंबर मेरी बेइज्जती करते हैं। वो मेरे लिए कभी भी खड़ी नहीं होती और उन सबसे कोई बात नहीं करती, वो जो कहते हैं मुझे वो करना ही पड़ता है। मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है और उसे सिर्फ अपने बारे में ही सोचना आता है। फिर वो बताता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो भी मुझसे करती थी। मैं उसी की वजह से उसकी फैमिली के अंदर रहने के लिए, यानी कि घर जमाई बनने के लिए तैयार हो गया था, मगर अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है उसने। मैं अब तक सिर्फ उसकी वजह से ही सह रहा था, मगर अब मैं डिवोर्स चाहता हूँ। फिर वो बताता है, मेरी वाइफ ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे बहुत खुश रखेगी। फिर हमें 3 साल पहले वाला एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हिनवू से मिलने आई थी और उसी टाइम में हेइन ने उसे प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हें कभी भी रोने नहीं दूंगी, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। उसके बाद कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हिनवू उन सारी बातों को याद करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और कहता है, मैं ही बेवकूफ़ था जो मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। फिर डॉक्टर उससे पूछते हैं कि बताओ, तुम अपनी वाइफ से ज़्यादा नाराज़ हो या फिर अपने घर के सिचुएशन की वजह से नाराज़ हो। फिर हिनवू बताता है कि मैं अब अपनी वाइफ के लिए कुछ भी फील नहीं करता हूँ, मैं तो बस उससे नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं उससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब बस यही एक तरीका है जिससे मैं इस फैमिली से दूर रह सकता हूँ और अपनी वाइफ से भी। फिर मैं डिवोर्स लेने के बाद शांति से रह सकता हूँ। फिर डॉक्टर उससे पूछते हैं, तो फिर तुमने अभी तक डिवोर्स क्यों नहीं लिया। फिर हिनवू बताता है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अपने फादर इन लॉ से डर लगता है, क्योंकि फादर इन लॉ और उनके डैड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, वो मेरा क्या हर्ष करेंगे मुझे नहीं पता, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब भी उनकी फैमिली के खिलाफ कोई भी जाता है तो फिर वो उसका जीना हराम कर देते हैं, यानी कि उसे बर्बाद करके रख देते हैं।
जिसको सुनने के बाद डॉक्टर को भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। वो तो उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर को उसकी बात सुनकर तो काफ़ी ज़्यादा उस पर दया आता है और उन्हें भी उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। फिर वो उसको कुछ मेडिसिन दे देते हैं और उसको हक करके बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करना। बस बाद वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं, फिर हिनवू उनको बाय बोलकर चला जाता है वहाँ से। इसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है और इसका नाम बटलर होता है, जो कि बड़े घर के बच्चों का मैच मेकिंग और डेटिंग फिक्स करती है। और आज बटलर क्वींस डिपार्टमेंट के एक स्टोर में आई होती है, जहाँ पर वो हेन को देखती है और उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करती है। पर हेन को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो उसको उल्टा वार्निंग देती है और कहती है अगली बार थोड़ा बच के रहना। जिसको सुनने के बाद क्रेस को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, यानी कि बटलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हेन की बात सुनने के बाद बटलर को तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हेन ने उसका मजाक जो बनाकर रख दिया था, इसीलिए वो गुस्से में सीधे उसके हस्बैंड के पास आती है, यानी कि हेनवू के पास आती है। बटलर हेनवू से कहती है कि आप तो जानते ही हो कि मेरे बड़े बड़े फैमिलीज के साथ अच्छी पहचान है, उन्हीं में से एक डांग ग्रुप है। तुमने तो मिस्टर डान के बड़े बेटे के एक्सीडेंट के बारे में सुना ही होगा। फिर हेनवू तो हाँ में जवाब देता है, तो वो कहती है उसके बड़े बेटे के मरने की वजह से उसकी वाइफ को उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने मरने से पहले अपनी बिल में लिख रखा था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को या फिर उसके नेफ्यू को मिलेगा और उनके नीस को भी मिलेगा, जिसके बाद उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं मिलेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उसे कुछ भी नहीं मिला उसकी प्रॉपर्टी में से, जिसके बाद ही है कि वाइफ लॉसूट फाइल कर सकती है, क्योंकि वो लीगली अपनी प्रॉपर्टी की मालकिन है। आप चाहे तो मैं एक अच्छे लॉयर का पता दे सकता हूँ, मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर सकती हो। मगर बटलर के इरादे तो कुछ और ही थे। वो कहती है इसकी क्या ज़रूरत है, आपसे अच्छा लॉयर तो कोई और हो ही नहीं सकता। अब हर एक आपसे अच्छा लॉयर तो कोई और हो ही नहीं सकता, और वैसे भी आपकी वाइफ के साथ आपकी सिचुएशन भी तो कुछ ऐसी ही है। जिसके बाद हिनबू तो कहता है कि आपका क्या मतलब है। जिसके बाद बटलर बताती है, यानी कि ग्रेस बताती है, आपको नहीं पता कि आपकी वाइफ ने शादी से पहले अपने बिल में लिख रखा है कि अगर आपकी वाइफ को यानी कि हेन को कुछ हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी और जो भी स्टॉक्स होंगे या फिर जितना भी इनकम वाला जरिया होगा वो सारा चीज़ आप। फिर ग्रेस उसको बताती है, क्या आपको नहीं पता है कि आपकी वाइफ ने शादी से पहले ही अपनी पूरी प्रॉपर्टी का बिल बनवा रखा था कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके सारे प्रॉपर्टी, शेयर्स और स्टॉक जो भी होगा उसकी फैमिली को मिल जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो कितनी हार्टलेस है ना, यानी कि आपकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा हार्टलेस है। कहीं आपको ये तो नहीं लगा था कि आपकी शादी वाकई में वेडिंग ऑफ द सेंचुरी है, कहीं आपको ऐसा तो वाकई में था भी नहीं है, वो सब एक दिखावा था, वो भी मीडिया की वजह से। आपकी वाइफ को कोई लविंग हस्बैंड नहीं चाहिए था, बल्कि उसके इशारों पर नाचने वाला एक हस्बैंड चाहिए था, यानी कह सकते हैं कि उसको एक नौकर चाहिए था। जिसको सुनने के बाद हिनवू को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बटलर से कहता है कि आप चुप हो जाएं और यहाँ से निकल जाइए, आपके लिए यही बेहतर होगा। बटलर के जाने के बाद यानी रीस के जाने के बाद हिनवू तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर इधर हमें घिन जाता है, जिसको उसके डॉक्टर का कॉल आया था और उसके डॉक्टर हेन को तुरंत हॉस्पिटल आने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद हेन बोलती है कि मैं एक ज़रूरी काम में जा रही हूँ, तो फिर आप मुझे मेल करके बता दीजिए। फिर डॉक्टर उसको वजह बताते हैं, जिसको सुनने के बाद हेन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर इसके बाद हमें हिनवू को देखते हैं, जो अपना काम ख़त्म करने के बाद बाहर जा रहा था। वो होता है तभी वहाँ पर हेन भी आ जाती है और उसको कहीं पर जाने के लिए कहती है, मगर हिनवू तो उसकी बात सुने भी नहीं, उसको बोल देता है कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं। तो फिर हेन कहती है, मैंने तुम्हारा शेड्यूल चेक किया है, तुम झूठ मत बोलो, चुपचाप मेरे साथ चलो, बहुत ज़रूरी काम है इसीलिए तुम्हें लेकर जा रही हूँ, वरना तुम्हें लेकर नहीं जाती। जिसके बाद हिनबू को तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है, मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। ये बोलने के बाद वो अपनी कार लेकर कहीं निकल जाता है। वो कहीं और नहीं जा रहा था बल्कि अपने होम टाउन जाता है, जहाँ पर हमें उसकी मॉम डैड को दिखाया जाता है। और उसके मॉम डैड एक किसान थे। जब हिनबू उनके सामने आता है, जब हिनबू उनके और अपनी डॉटर इन लॉ को ढूंढ रहे होते हैं, मगर वो तो उसके साथ। फिर उसके मॉम डैड पूछते हैं कि डॉटर इन लॉ क्यों नहीं आई, तो फिर वो बताता है कि उसको बहुत काम है जिसकी वजह से वो आ नहीं पाई।
फिर हिनबू अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उसके लिए ढेर सारा खाना बनाती है। हिनबू ने बहुत टाइम के बाद अपनी मॉम के हाथ से खाना खाया था और अपने घर में आता है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। हिनबू हिनबू सुनकर उसके बड़े भाई और उसकी बड़ी बहन वहाँ पर आ जाते हैं। हिनबू की बड़ी सिस्टर उससे तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो अपनी डैड के 60th बर्थडे पे आया नहीं था। घर में सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, जिसके बाद हिनबू अनाउंस करता है कि मैं अब अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला हूँ। जो सुनने के बाद सब लोग पहले तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं कि उसे ऐसे डिवोर्स नहीं देना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें पहले सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। जिसके बाद हिनबू बोलता है, मॉम डैड मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। फिर उसके डैड कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम उसे डिवोर्स देना चाहते हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। हमें अपनी लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है। हमें ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए बल्कि सोच समझ कर चलना चाहिए। उसकी पूरी फैमिली उसको काफ़ी ज़्यादा समझाते हैं, मगर हिनवू तो अपनी बात पर अटा हुआ था, उससे डिवोर्स ही लेना चाहता था। फिर हिनवू अपनी फैमिली को बताता है कि मैंने बहुत सोचा इसके बारे में और मैं फाइनली यही चाहता हूँ कि मैं उससे अलग हो जाऊँ, यानी कि हम दोनों का डिवोर्स हो जाए। फिर वो अपनी पूरी फैमिली को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। अपनी कार में बैठता है तभी उसकी सिस्टर आती है और उससे बात करने के लिए बाहर बुलाती है। फिर वो दोनों बातें करते हैं। उसकी दीदी उसको बोलती है, क्या तू कितनी ज़्यादा सेल्फिश है, तुझे पता है कि मैंने तेरी वजह से कितनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं। फिर हिनवू बोलता है, कौन सी कुर्बानी दिया है तुमने। वैसे मैंने आप सभी को इसका नाम नहीं बताया, इसका नाम है मीसॉन। फिर उसकी सिस्टर बताती है, क्या तुझे याद नहीं जब तुझे पढ़ने के लिए सियोल जाना था तो मॉम डैड ने तेरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस के लिए हमारी पूरी गाय बेच दी थी और मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई थी। फिर हिनवू तो उसको सीधा जवाब देते हुए बोलता है कि दीदी आप अपनी अटेंडेंस सीट की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई थी, ना कि कुर्बानी दिया था आपने। फिर उसकी दीदी कहती है, तुझे तो पता भी नहीं मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद उसका भैया आता है और वो भी उसको वही समझाता है, कहता है कि मॉम डैड ने फिर कहता है, और ये इज्जत ऐसे ही नहीं आया था, तूने सियोल यूनि पूरे गांव वाले और हमारी पूरी फैमिली कितनी ज़्यादा खुश थी इस चीज़ से। फिर उसका भाई समझाता है कि देखो तुम्हारी तुम्हारी बहन मेरा और मॉम डैड के साथ और यहाँ तक कि हमारी गांव में जो इज्जत है वो सारी वो सारी चीज़ें मिट्टी हुई। इसीलिए प्लीज़ डिवोर्स देने से पहले हम सब के बारे में ज़रूर सोचना, क्योंकि डिवोर्स के बाद हम क्यों करके रख देंगे। और वैसे भी डिवोर्स के बाद बहुत सारी गॉसिप होती है। तुम्हें पता है मेरा एक दोस्त था जिसका भी डिवोर्स हो चुका था, उसकी डिवोर्स को आज 5 साल हो चुके हैं, मगर आज भी लोग उसके बारे में बात करते रहते हैं और फालतू फालतू बातें करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब भी उसकी फैमिली के कोई लोग बाहर आते हैं तो लोग उसका जीना हराम कर देते हैं और ना जाने कैसी कैसी बातें उनको बोलती रहते हैं, जिससे उनकी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती है। फिर इन सारी चीज़ों के होने के बाद फिर से सोचने के लिए बोलते हैं और उसके बाद हिनवू चला जाता है वहाँ से। फिर हिनवू अपने इन लॉज के घर पर आ जाता है। वो घर में आने से पहले देखता है और फिर अपने रूम में जाता है और डिवोर्स पेपर लेकर के फिर हेन के रूम में चला जाता है। वो जब हेन के रूम में जाता है तो उसको बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद हेन भी बोलती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसीलिए सबसे पहले मैं बताऊंगी। जिसके बाद हिनबू बोलता है, ठीक है तुम जो चाहो बता सकती हो। हिन बताती है कि मैं कुछ टाइम के बाद मरने वाली हूँ, जिसको सुनने के बाद हिनबू तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। हिनबू उसको जिसके बाद हिनबू तो शॉकिंगली पूछता है कि क्या मतलब है तुम्हारा सिर्फ 3 महीने। फिर हिन उसको बताती है, कहती है मैंने तुम्हें सुबह में कहा था ना कि मेरे साथ कहीं पर चलो, मगर तुम मेरे साथ नहीं आए थे। मुझे डॉक्टर ने बुलाया था चेकअप की रिपोर्ट बताने के लिए। फिर मैं अकेले ही हॉस्पिटल चली गई। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं अब मरने वाली हूँ, मेरे पास अब सिर्फ 3 महीने हैं। फिर हिनबू बोलता है, ये क्या कह रही हो तुम। तो फिर हिन कहती है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने कहा मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं। फिर हिन कहती है, तुम्हें भी मुझे कुछ बताना था ना, अब तुम बताओ कि तुम क्या बताना चाहते थे मुझे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हिनबू कैसे डिवोर्स की बात अपनी वाइफ से कहता। फिर हिनबू अपना हाथ पीछे करता है और डिवोर्स पेपर को छुपा देता है। वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी जो मुझे तुम्हें बताना ही ज़रूरी था, वो छोटी मोटी बात थी। फिर हिन कहती है, मुझे पता है कि तुम कुछ फिर हिन कहती है, तो फिर बताओ आखिर तो बताओ आखिर क्या। वो कहता है, वो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था, आज के लिए और हर दिन के लिए।
मैंने जैसा तुम्हारे साथ बिहेव किया है, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। अब मैं दोबारा तुम्हें कभी भी ऐसा ट्रीट नहीं करूँगा। तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा और तुम्हें कोई भी तकलीफ़ होने नहीं दूँगा। फिर अचानक से उसका फेस रोने वाला हो जाता है बोलते बोलते। फिर वो बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास वाकई में अब सिर्फ 3 महीने हैं। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 महीने हैं? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा? जिसकी बातें सुनने के बाद हेन कहती है, क्या तुम सच में सीरियसली बोल रहे हो? हेन तो उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। फिर उसके बाद हेन वो भी उसको गले लगा लेता है ताकि उसको कंफर्ट कर सके। फिर हमें 3 साल पुराने वाला फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उन दोनों की शादी थी। और जब इन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है तो उन्हें अपने फ्यूचर के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। हेन वो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कहता है, आई होप कि तुम अच्छे ही होगे। अब मुझे ये मत बताना कि तुम डिवोर्स लेने वाले हो। अब क्या तुम्हारे बच्चे हो चुके हैं? एक हुए हैं या फिर 2 हुए हैं, वैसे ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि हेन मेरे साथ हमेशा रहे। तुम्हें अपने फ्यूचर में सिर्फ यही याद रखना है कि तुम हेन से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। आई होप कि 10 या 20 सालों के बाद भी तुम बिल्कुल ऐसे ही रहोगे और हेन को कभी भी रोने नहीं दोगे और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करोगे और तुम भी बहुत हैप्पीली रहोगे। इधर हेन भी अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए रिकॉर्डिंग कर रही होती है। वो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए बोलती है कि आई होप कि तुम 10 या 20 साल के बाद भी इतनी ही ज़्यादा प्रीटी रहोगी, इंटेलिजेंट और साथ में सक्सेसफुल भी रहोगी। इसी सारी चीज़ों के साथ हमारा आज का 3rd पार्ट ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और हो सके तो कमेंट में हाँ ही हूँ हाँ कुछ भी कर सकते हो यार, प्लीज़ एक कमेंट करो प्लीज़। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।